शिक्षा की शक्ति और ज्ञान की ताकत के बल पर ग्रामीण परिवेश से लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में चीफ इंजीनियर से रिटायर्ड आदरणीय मालीराम जी वर्मा साहब हमारे बीच में है। झुंझुनू में हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप और गीतांजलि ज्वेलर समूह की शिक्षा ज्ञान यात्रा चल रही है और उसी में संक्षिप्त परिचय के रूप में मालीराम जी है, जिन्होंने अपने 34.5 वर्षों के सेवा काल में 26 पदस्थापन देखे हैं और राजस्थान के पीएचडी डिपार्टमेंट में कई सारे नवाचारों के और विशिष्ट कार्यों के साक्षी रहे हैं और इसके साथ साथ आप सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। और चाहे झुंझुनू जिला मुख्यालय पर भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण हो या झुंझुनू जिले का पहला बौद्ध विहार जय पहाड़ी बगड़ के पास बनाना हो या फिर महावीर इंटरनेशनल के सीकर झुंझुनू के चैप्टर के चेयरमैन हों और बहुजन समाज के रूप में अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जैसी बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हों, आपका एक विराट व्यक्तित्व मुझे व्यक्तिगत तौर पर और संस्थागत तौर पर बेहद प्रभावित करता है। आइए जानते हैं मालीराम जी के ये जीवन का प्रेरणादायी प्रसंग और उनकी लाइफ स्टोरी को उन्हीं की जुबानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। किस तरीके से एक सामान्य से गांव में सामान्य से बागवान के घर मालीराम नाम के बालक ने जन्म लिया और उसके बाद में जब वो बिट्स पिलाने की उस एजुकेशन सिटी को देखा तो उसका प्रभाव आया और वो अपने क्षेत्र का सिरमौर बना। पिलानी के पास में एक बहुत ही छोटा सा गांव है झेरली, जो श्री पिलानी से बिल्कुल टच किया हुआ है जी। मैं ये जो भी चतुर्वर्णीय व्यवस्था है जी। इसमें सबसे निचले पायदान का व्यक्ति हूँ और मैं बचपन में बकरी चराता था जी। तो मेरी दादी के साथ जाता था मैं। जी। तो मेरे पिताजी पहले, अब तो ये बिट्स कहलाती है लेकिन पहले ये कॉलेज कहलाती थी जी। इसमें बागवान का काम करते थे जी। तो मेरे पिताजी के मन में एक भाव आया और चूँकि वो लड़कों को देखते थे, एक लाइन में जाते थे, कॉलेज में अंदर जाते, बाहर पढ़ने आते और लॉन में घूमते, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने बेटे को पढ़ाऊँ। तो उन्होंने मेरी दादी से बात की जी। कि अपन भी इसको स्कूल में डालते। तो मेरी दादी ने बकरी चराने का भार अपने कंधे पे दिया और मैं पढ़ने गए। तो हमारे गांव में स्कूल है, उस वक़्त 5वीं प्राथमिकी तक की थी वो स्कूल, उसमें मेरे को पढ़ने के लिए डाल दिया। तो मैं धीरे धीरे मेरा, देखिए मेरा एक मान्यता है कि इंसान चाहे किसी भी वर्ग का बिलोंग करता हो, लेकिन ईश्वर ने जो आपको जो ब्रेन दिया है वो सबका बराबर होता है। बस फ़र्क इतना है कि जो कोई अच्छे घरों में जन्म जाते हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे घरों में जन्म जाते हैं, ये डिफरेंस रहता है। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं कर सकता हूँ, ये भाव मैंने हमेशा रखा। तो मेरे स्कूल के टाइम में और उस वक़्त जब मैं पढ़ता था तो पहले तो कोई मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा मास्टर जो है वो परीक्षा लेकर के और करते थे, तो मैं हमेशा टॉप पे आता था पूरी स्कूल में। और 5वीं जो है वह मैंने मेरे गांव झेरली के अंदर से 5वीं पास की। 5वीं पास करने के बाद में जो बिरला हाई स्कूल है, जो बिरला जी की है, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया और समाज कल्याण विभाग के द्वारा हॉस्टल्स चलाए जाते थे उस वक़्त। तो वहाँ बगड़िया भवन के अंदर एक हॉस्टल था जो समाज कल्याण सरकारी हॉस्टल था वो, उसमें मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ मैंने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद दौरान जो है मैंने 8वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास की। तो ये सवाल पैदा हुआ कि सब्जेक्ट क्या लें, कि उस वक़्त 9वीं क्लास में ही सब्जेक्ट हुआ करते थे जी। अब तो बाद में होते हैं। तो 9वीं में ये हुआ कि भाई सब्जेक्ट क्या लें। तो मेरे दिमाग में भी ये था कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारे घर में तो कोई बताने वाला था नहीं जी। तो सब्जेक्ट क्या लें। तो उस वक़्त ये था कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उनसे पूछ लिया जाए, उनसे पूछ लिया जाए। और एक परंपरा सी बनी हुई थी कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक के बच्चे आते हैं
वो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपके ये मैथमेटिक्स ये लेते हैं। तो हमने भी वो ले लिया। उस वक्त हमें पता ही नहीं था कि हम क्या बनेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके फिर उसके बाद में हमने 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। तो बोर्ड का जब एग्ज़ाम दिया तो उस वक्त भी मेरी जो है डिस्टिंक्शन आई थी। तो आज के तारीख में तो क्या है कि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन आते हैं उसमें, और उस वक्त तो नंबर बहुत कम आते थे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे नंबर मिले। और उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे पिताजी थोड़े बीमार हो गए थे, तो ये हुआ कि भाई इनकी शादी जल्दी करनी है। तो शादी का सवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई मैं शादी नहीं कराऊंगा, लेकिन घर वालों ने कहा कि नहीं शादी तो करनी है। तो 10वीं क्लास में मेरी शादी जो है वो मेरी मिसेज यहाँ बैठी हुई है दुर्गावती, इनसे 10वीं क्लास में मेरी शादी हो गई। और शादी के बाद में मैंने इनको एक ही बात कही थी कि देखो मेरे को पढ़ाई करनी है और आप इसमें मेरा साथ देंगी, तो आप अपनी सास जो है उसके साथ में ट्यूनिंग बहुत अच्छी रखना। ये मैंने मेरे आज भी याद है। और इन्होंने उसको निभाया। ये खेत में काम करती थी, घास लाती थी और पशुओं को ये चराने का काम ये सारा ये करती थी, और मैं पढ़ता रहा। उसके बाद में मैंने 11वीं करी, तो 11वीं में मेरी अच्छी मेरिट आई। तो मेरिट आने के बाद में मैंने पिलानी के अंदर ही मुझको एडमिशन मिल गया इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग में मेरे को एडमिशन मिल गया। और इस दौरान जो है वो ये था कि भाई इसकी व्यवस्था कैसे होगी। तो मैं क्या करता था कि मैं किराए का मकान ले लेता था, और किराए का मकान ले करके और मैं कई बार मेरे हाथों से खाना बना लेता था, और कई बार मेरा खाना जो है मेरे घर से आ जाता था। मेरा चाचा नौकरी करता था श्री के अंदर बागवान की, वो मेरा खाना ले आता था। और इस तरह से करके फिर क्या था कि उस वक़्त जब मैंने एडमिशन लिया तो उस वक़्त इंग्लिश की बड़ी बड़ी किताबें होती थी। अब मैं तो हिंदी मीडियम का आदमी था, तो अंग्रेज़ी में मेरे को दिक्कत आने लग गई। तो मैं क्या करता था कि अंग्रेज़ी का अखबार मंगवाता और कमरा बंद कर लेता, कमरा बंद करके और डिक्शनरी पास में रख लेता, और मैंने जो है वो ज़ोर ज़ोर से बोल बोल करके अंग्रेज़ी का अखबार पढ़ता, डिक्शनरी से देखता इसको। और फिर उसके बाद में मैं लाइब्रेरी चला जाता, क्योंकि वो किताबें इतनी महंगी होती थी वो इंग्लिश की, वो मैं ख़रीद नहीं पाता था, तो मैं लाइब्रेरी में चला जाता। अच्छा, लाइब्रेरी से वो किताबें इश्यू करवा करके 8 बजे शाम को लाइब्रेरी बंद होती, लेकिन कंडीशन ये थी कि सुबह वो जमा करानी पड़ेगी। तो मैं उसको रात को पढ़ता, कोर्स की किताबें सुबह लाइब्रेरी में आके जमा करा देता। ऐसे करते करते मैंने 71 में और मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो प्राप्त कर ली। वो बहुत बड़ी थी, और मेरा एडमिशन मेरिट में हुआ है। वहाँ रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, आज भी नहीं है। मेरिट से मुझे एडमिशन मिला था। तो मेरिट से एडमिशन लेने के बाद आपने 1971 में इंजीनियरिंग कर ली। उसके बाद में आप 1972 में एज ए इंजीनियर ऑफिसर के रूप में लग गए। तो 1972 से जो आपकी जर्नी शुरू हुई एज ए ऑफिसर के रूप में, उसके बाद में किस किस तरीके से वो शुरू हुई, कहाँ कहाँ पर पदस्थापन रहा, किस किस तरीके के कार्य आपने अपने इंजीनियरिंग लाइफ में किए? इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद में और आरपीएससी से एक एडवर्टाइजमेंट निकला था। उसके अंदर 60 पोस्टें असिस्टेंट इंजीनियर की भरी जानी थी। तो मैंने भी उसमें आरपीएससी में अप्लाई कर दिया। अजमेर में मैं इंटरव्यू के लिए गया था, और पहले ही इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो माउंट आबू में हुई थी। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य मानता हूँ मैं। लोग तो वहाँ जाते हैं टूर करने, पैसे खर्च करते हैं, मेरे को तो सरकार ने ही भेज दिया वहाँ पे। और वहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा एक मौका मिला। वहाँ एक लोअर कोडरा डैम नाम करके है, एक अपर कोडरा डैम है। तो डैम बनाने का भी मुझे अनुभव हुआ वहाँ पे। एक जोधपुर के कोई ठेकेदार थे, राम सिंह नाम था उनका, राम सिंह टॉक, उनके वो उसका ठेका मिला था और वहाँ मेरे को काम करने का मौका मिला। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग जो है वो नागौर ज़िले में कुचामन रोड एक जगह है जिसको नावा बोलते हैं, वहाँ मेरी पोस्टिंग हो गई। और वहाँ से फिर उसके बाद में मैं टोंक आ गया। टोंक में भी मैं करीबन 1.5 पौने 2 साल रहा।
इस बीच में एक वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट आ गए थे, तो मेरे को वहाँ से ट्रांसफ़र करके और मुझे खेतड़ी लगा दिया था, और खेतड़ी में मैं काफ़ी काम करता रहा। और फिर खेतड़ी से मेरा जो है वो प्रमोशन होकर के और मुझे उदयपुर लगा दिया था। उदयपुर सर्वे इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न था एक, और उसमें बिजोलिया के पास में बहुत पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ एक डैम बनना था। तो डैम बनने के लिए सर्वे किया गया था। उस सर्वे का हमने कंटूर प्लान बनाया था, और पूरा फॉरेस्ट जो था वो कितना कवर होगा, कितना कैचमेंट एरिया आएगा, क्या हाइट होनी चाहिए, ये हमने डिसाइड की थी। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग जो है वो डूंगरपुर हो गई थी। अब डूंगरपुर पोस्टिंग मेरी 3 महीने ही रही केवल। उस बीच में शीशराम जी से मेरा संपर्क हो गया था। तो शीशराम जी ने कहा कि आप झुंझुनू क्यों नहीं आते हो। मैंने कहा साहब आप करवा दीजिए। तो शीशराम जी ने सन 1982 में मेरे को यहाँ झुंझुनू मेरी पोस्टिंग कर दी थी, और मैं झुंझुनू में रहा। झुंझुनू में रह करके मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, और मैं जो पिछड़े लोग थे उनका मैं सबसे पहले काम करता था। उनके यहाँ पे पाइपलाइन डालना, उनके यहाँ पब्लिक स्टैंड पोस्ट लगाना, और उनके वाटर सप्लाई की व्यवस्था करना। तो ये काम मैंने उस वक़्त, क्योंकि पूरे ज़िले का इंचार्ज मैं ही था और सारे पावर्स मेरे पास में थे, तो मैंने वहाँ पे बहुत काम किया। उसके बाद में मेरी पोस्टिंग जो है वो 84 के अंदर, और वहाँ चली गई गंगानगर में। गंगानगर में भी मुझे एक नया अनुभव हुआ कि गंगानगर में जो लोग पानी पीते हैं वो कैनाल का रॉ वाटर पीते हैं। लेकिन हमको वहाँ जाने के बाद में मैं जो ये देवीलाल जी हैं, इन्होंने एक वो बना रखा था एक, और हरियाणा के अंदर बहुत सारे स्लो सैंड फ़िल्टर बनाते हैं, क्योंकि फ़िल्टर जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले स्लो सैंड फ़िल्टर होता है, फिर रैपिड ग्रेविटी फ़िल्टर होता है, और एक प्रेशर फ़िल्टर होता है। स्लो सेल फ़िल्टर के अंदर वाटर की क्वालिटी बहुत बढ़िया निकलती है, हालांकि फ़िल्ट्रेशन रेट बहुत कम होती है। तो वहाँ हम लोग हरियाणा जाते थे, और हरियाणा जा कर के हम लोग जो है ये फ़िल्टर कैसे बनते हैं इनकी स्टडी करते थे। उसके बाद में हमने वहाँ पे फ़िल्टर बनाने शुरू किए। वहाँ बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, और धीरे धीरे करते करते, और फिर 2000 के अंदर मेरी पोस्टिंग नागौर में हो गई आपके। और नागौर से जो है ऐसे होते होते मैं कई जगह पे मेरी पोस्टिंग रही है। बीकानेर भी रहा हूँ, और एक RUIDP नाम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वर्ल्ड बैंक से फंडिंग होता है, और उसके अंदर हम लोगों का पूरा राजस्थान जुरिडिक्शन था, और उसमें आपके प्रोजेक्ट बनाने का, रोड वाइडनिंग का, और आपके रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का, ये भी हमें बहुत मौका मिला था। तो एक बार मैं आपको थोड़ा किस्सा बताऊं कि सीकर के अंदर ये जो जहाँ पहले पुराना बस स्टैंड था आगे आकर के जो नवलगढ़ की तरफ है, यहाँ एक पुलिया बनी हुई है। इस पुलिया को हमें वाइडन करना था, तो RUIDP में था मैं तब, इसका प्रोजेक्ट हमने बना लिया था। और प्रोजेक्ट बनाने के बाद में हमने कलेक्टर के यहाँ पे मीटिंग भी की थी। लेकिन इसके बगल में एक पेट्रोल पंप था, वो प्लस दुकानों वालों ने इतना एजिटेशन किया और उस प्रोजेक्ट को बनने ही नहीं दिया, वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। अदरवाइज़ ये सीकर वाला जो आज 1 वे है, ये बिल्कुल डबल लेन हो जाती हो, और इधर से हम एक टी उतार करके नवलगढ़ की तरफ उसको कर देते। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हमें। उसके बाद में मैं एज ए चीफ इंजीनियर यहाँ अपनी योजना में भी रहा हूँ। अब अपनी योजना जो है ये, इसका मैं एक बात बताऊँ आपको कि इसकी जो जर्मन फंडिंग है ये योजना, तो जर्मनी के बहुत सारे जो है एडवर्टाइजर्स वगैरह आए थे, और मेरी पोस्टिंग उस वक्त गंगानगर थी। तो मेरे को ये जिम्मेदारी दी थी चीफ इंजीनियर ने जयपुर से कि आप इसको भ्रमण कराएंगे, और यहाँ वाटर क्वालिटी है, उनके क्या डिटेरियोरेशन है पानी का, इसकी पूरी नॉलेज आपको है, तो आप इनके साथ साथ रहिए। तो मैं उनके साथ साथ रहा। उसके बाद में वो पूरी टीम जा कर के जयपुर में मीटिंग थी उनकी। तो जयपुर में जब मीटिंग थी तो उसके अंदर हुआ क्या कि धीरे धीरे करके डिस्कशन, क्योंकि जब मैं उनके साथ था तो डिस्कशन में मेरे को भी मौका दे दिया। हालांकि वहाँ बड़े लेवल के अधिकारी थे, लेकिन एज ए एक्शन मुझे मौका मिल गया, तो मैं भी अंदर बैठ गया। उसके बाद में धीरे धीरे करके जब वो डिस्कशन हुआ तो ये हुआ कि साहब झुंझुनू ज़िले को छोड़ देते हैं और केवल मात्र चूरू को रख लेते हैं। तो मैं उसी वक्त मैं बाहर निकला।
तो उस वक्त टेलीफोन ज़्यादा मोबाइल वगैरह थे नहीं, पर मैंने कहीं से बाहर आकर के मेरे दफ्तर से मैंने शीश राम जी को फ़ोन किया, और शीश राम जी को मैंने फ़ोन किया कि साहब अपने ज़िले को यहाँ से छोड़ रहे हैं इस वर्ल्ड बैंक वाले जर्मन प्रोजेक्ट वाले, तो आप कुछ करो। तो उसने पता नहीं क्या वहाँ से घुमाया, क्योंकि उनके लिंक बहुत बड़े थे, तो उन्होंने घुमाया और ये समाचार वहाँ हमारे चीफ इंजीनियर के पास पहुँच गया, और उन्होंने मेरे को बुलाया कि तुम्हारे झुंझुनू ज़िले की क्या स्थिति है। मैंने कहा साहब वहाँ तो बहुत ख़राब स्थिति है, इतना फ्लोराइड है कि लोग मर जाते हैं वहाँ तो, और कुबड़े हो गए। तो उसके बाद में इस ज़िले को जो है इसमें शामिल किया गया था, और ये आज ये देख रहे हो तो मैं उसमें बहुत मैंने काम किया है। और आप ये देख रहे हो ये जो कुंभाराम लिफ्ट योजना जो है ये उसी की देन है, ये उसके बाद का प्रोडक्ट है। जो मैं जो काम कर रहा था वो अपनी योजना थी। फिर मैं वहाँ चला गया, आपके जोधपुर चला गया चीफ इंजीनियर बन के, उसमें मेरे पास कई ज़िले थे, वहाँ भी ये मेरे को बहुत मौका मिला। और हमने बाड़मेर को जो पानी जाता है, बाड़मेर, पोखरण और ये के जालौर, इस साइड में जो पानी जाता है नहर का, इंदिरा गांधी नहर का, इस प्रोजेक्ट को बनाने का भी मेरे को मौका मिला, और मैं इसमें काफ़ी मैंने DPR बनाई हैं। ये तो हुआ मेरी सर्विस का, और मैं 2008 के अंदर मैं रिटायर हो चुका हूँ। और रिटायरमेंट के बाद में मेरे सामने ये था कि मैं जयपुर रहूँ या मेरे लोकल एरिया में आ जाऊँ। तो हम दोनों ने बात की, मेरी पत्नी ने, मैंने कहा भाई देखो मैं अकेला नहीं रह सकता, मैं मेरे समाज में जाऊंगा। इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, तो हम लोग यहाँ आ गए साहब झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू में आने के बाद में यहाँ की जितनी भी संस्थाएं हैं, स्पेशली मैंने आपको जिक्र किया दिन में स्मृति संस्थान है मांगेलाल मंगल की अध्यक्षता में, उसमें मैंने अम्बेडकर पार्क का काम संभाला। और यहाँ पे अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी है, उसमें भी मैं जाता हूँ। यहाँ पे एक NGO चलता है महावीर इंटरनेशनल, उसके अंदर भी मैं जोन, ये सीकर और झुंझुनू का एक जोन है, उस जोन के अंदर मैं उसका इंचार्ज रहा हूँ। और कई महावीर इंटरनेशनल की कई मीटिंगें भी मैंने अटेंड करी हैं। और यहाँ पे मैं हमेशा अपने आप को बिज़ी रखता हूँ, और मेरे पास इनविटेशन आ देते हैं कि आज ये मीटिंग है, आप यहाँ आइए। और इसी तरह से मैं जई पहाड़ी में अभी आपको मैंने सारा दिखाया ही है, तो जई पहाड़ी में भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं समाज के कुछ ना कुछ काम आऊँ, और जो लोग जो हैं मेरे पास जो भी काम के लिए ले आते हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उनका काम करूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मुकदगढ़ के अंदर एक आदमी है, वो जैसलमेर में ये ऑपरेटर था इसमें BSNL के अंदर। उसका मुद्दा ये था कि वो किसी तरह से उसकी ट्रांसफ़र हो गई, लोगों ने ज्वाइन नहीं करवाया, क्योंकि वो उस वक्त ये 2000 के अंदर BSNL कॉरपोरेट बॉडी बन गई थी, डिपार्टमेंट रहा नहीं था, तो वो डिपार्टमेंट में रह गया। तो किसी तरह से वो मेरे पास में आया एक बार किसी के माध्यम से कि साहब मेरी तो पेंशन नहीं हो रही है। और हुआ क्या कि वो नहीं गया, तो थोड़े दिनों में उसको चार्जशीट दे दी रही है, कहा कि तू पुलिस का सर्टिफिकेट ला, कहीं गतिविधियों में शामिल तो नहीं थे, सामाजिक गतिविधि में। वो मेरे पास में आया, तो मैं साहब उसके लिए RTI लगाई कम से कम 20 तो। और उनका GM है यहाँ राजस्थान का इंचार्ज, मैं उससे मिल करके उसका काम करवाया। फिर उसके बाद में जो मिनिस्टर था टेलीकम्युनिकेशन का, उसको लिखा, पता नहीं इतनी मोटी फाइल हो गई थी। और लास्ट में जा कर के प्रधानमंत्री की एक डिजिटल फॉर्मेट बना रखा उन्होंने, जो ग्रीवेंसेस डालते हैं उसके अंदर। मैंने उस व्यक्ति का प्रधानमंत्री की जो ग्रीवेंसेस पोर्टल है उसमें डाल दिया उस मुद्दे को। और जब मैं उसमें डाल दिया तो प्रधानमंत्री कार्यालय से मंत्रियों को, वहाँ कम्युनिकेशन का मिनिस्टर वैष्णव था शायद उस वक्त, उनको चला गया, यहाँ GM के पास आ गया, तो सबके कान खड़े हो गए। और उसके बाद में हुआ ये कि उस आदमी का पेंशन जो है वो स्वीकृत हुई, और उसको पेंशन जो है कम से कम नहीं तो 2013 से लेकर के अब तक यानी 30 लाख रुपए के आसपास में उस आदमी को मिलेंगे। तो मैं सामाजिक सेवाओं के अंदर मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि कोई पीड़ित आदमी मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ, और आज भी मैं इसमें लगा हुआ हूँ। आपने मेरी लाइफ के बारे में पूछा, तो मैं इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ कि पैसे का अभाव जो है वो ठीक है, होता है, लेकिन अकेला पैसा जो है वो आदमी को नहीं रोक सकता। यदि आप में बुद्धि है, आप में उत्साह है,
और आप जुझारूपन से यदि कोई चीज़ करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं। अम्बेडकर साहब हमारे सामने एक उदाहरण पड़ा है। बिल्कुल। एक सर, इस अवसर पर मैं ये भी निवेदन करूँगा कि आप शिक्षा की ताकत पर आगे बढ़े। शेखावाटी अपने आप में एजुकेशन में बहुत एडवांस है। अब नई पीढ़ी के लिए शिक्षा की एक दौर में जहाँ पर पाखंड कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, शिक्षित लोग भी एक तरह से कामचोर की प्रवृत्ति, भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति के विवादों में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे एक सफल जीवन के लिए? देखिए, शिक्षा ही इंसान को बड़ा बनाती है और शिक्षा के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि टीचर्स जो है ना, उनको भी इस बारे में ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में 40 बच्चे बैठे हैं तो उसकी बात को कौन कितना ग्रास्प कर रहा है। आई कांटेक्ट जो है उन बच्चों के साथ में होना चाहिए। दूसरा, आजकल क्या है कि ये जो मोबाइल जो आ गया है और इसके अंदर ये तरह तरह की चीज़ें देखते रहते हैं, तो मोबाइल जो है वो शिक्षा का भंडार है। हम केवल हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको क्या ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा जो है ये आपका बहुत अच्छा ट्यूटर बन सकता है और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा दे सकता है। और बच्चों को ये चाहिए कि अननेसेसरी जो है वो दोस्ती ना बनाएं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि बच्चे जो है वो ऐसे ऐसे झुंड के साथ में अपनी दोस्ती बना लेते हैं जिनका न कोई विज़न होता है और न उनके पास में कोई किसी तरह की कोई समझ होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आने वाली जनरेशन को कि शिक्षा ही सब कुछ है, शिक्षा ही शेरनी का दूध है। जो इसको पी लेगा वो धाड़ेगा और तर्क वितर्क के है। और विज्ञान की शिक्षा जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान जो है वो आपके चक्षु खोलता है, आपको तर्क वितर्क की शक्ति देता है, आपको पाखंड से दूर करता है। तो विज्ञान की शिक्षा की तरफ आप बढ़िए। और मैं तो भावों को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अंग्रेजी की तरफ जो है उनका झुकाव करिए और अंग्रेजी खूब पढ़ाइए और अंग्रेजी शिक्षा दीजिए। ये शिक्षा के बारे में कहना। हम जेवीपी मीडिया ग्रुप की तरफ से शेखावाटी से शिक्षा की इस ज्ञान यात्रा को देश भर में ले जा रहे हैं ताकि शिक्षा से समाज का, राष्ट्र का एक मार्ग प्रशस्त होता रहे। मीडिया की इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? आपकी ब्लेसिंग। आपने जो ये मुहिम चलाई है, ये दोपहर को भी आपने मेरे को बताई थी और मैं कहता हूँ कि इस मुहिम से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इंसान की प्रगति, समाज की प्रगति, देश की प्रगति ये इस मुहिम से जुड़ी हुई है, इस शिक्षा से जुड़ी हुई है। और शिक्षा जो है वो आगे बढ़ेगी तो देश प्रगति करेगा, देश प्रगति करेगा तो हमारा पूरे वर्ल्ड में नाम होगा और हर आदमी खुशहाल होगा, अच्छी ज़िंदगी जिएगा। ये निश्चित रूप से शिक्षा से ही बाहर निकलेंगी। तो आपका जो अभियान है इसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे इंजीनियर मालीराम जी, जिन्होंने शिक्षा, समाज, कर्तव्य सब पर अपना पूरा वक्तव्य दिया। और इस पूरी बात को अप्रूवल करने के लिए मैं दुर्गावती जी को निवेदन करूंगा कि साहब के जीवन दर्शन को आप 4 लाइनों में व्यक्त कर दीजिए। मतलब मैं इनके साथ जब से आई हूँ तो बिल्कुल कोरी किताब आई हूँ। इनके साथ होने पे मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत मेरे को अच्छी तरह रखा है, बहुत कुछ मेरे को सिखाया है और इनसे यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का जीवन स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आप लोगों के लिए आइडल बने, लोगों को अच्छी और सच्ची शिक्षाएं दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।